चलिए भाई, सभी बच्चे बिल्कुल चुप हो जाएंगे भाई। अब देखो, क्योंकि तो इसमें भी बोली लगा हुआ माइक, थोड़ा सा इसमें पंखों की आवाज़ आ रही होगी, आप लोग शोर करेंगे और ज़्यादा जाएगा। 5-10 मिनट बाद लग जाएगा तो फिर थोड़ा नॉइस कैंसिलेशन हो जाएगा। अभी इसलिए आप लोग चुप रहे। सो बोर्ड पे एक टॉपिक लिखा हुआ है MOT, कंफर्म्ड बता रहा हूँ, आप लोगों के एग्जाम में आएगा। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से एक टॉपिक 100% कंफर्म है जो पेपर के अंदर आता है, वो है आपका MOT। ठीक है, यहाँ से एक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आपको आ सकता है, एनर्जी लेवल डायग्राम लिखने को आ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर, कई सारी चीज़ें हैं। कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा आज की क्लास में। तो टॉपिक को अगर कंसिडर किया जाए तो ये ध्यान रखना, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट टर्म में भी आएगा और फाइनल टर्म में भी आएगा भाई, जब भी एग्जाम होगा। इस चैप्टर का एग्जाम है, सो MOT कंफर्म्ड मान के चलो। ठीक है, तो टॉपिक की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना, ऐसा इसलिए नहीं कि भाई आप सीरियस होकर पढ़े इसलिए बोल रहे हैं, होता ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नाम है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऑर्बिटल्स के बारे में तो आप लोग पहले से जानते हो। और क्या जानते हो ऑर्बिटल्स के बारे में? कि किसी भी एटम में जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में मौजूद होते हैं? उसके ऑर्बिटल्स में। और ये आने के लिए ना आप लोगों को बहुत क्लियर कट बता दो कि एक ऑर्बिटल्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और एक कोवेलेंट बॉन्ड की जो टाइप थे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, उसके बारे में पता होना चाहिए। मतलब ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। इस टॉपिक के 3 बेस पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका ऑर्बिटल्स कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए आपको, कि आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में जाते हैं, फिर p ऑर्बिटल्स में जाते हैं, याद है? सेकंड आपको सीक्वेंस पता होगा, 1s to 2s to 2p6, वो मैंने संडे वाली बैकअप क्लास के अंदर आपको समझाया था। एंड तीसरी चीज आपको बताओ कि जब भी दो एटम्स को इलेक्ट्रॉन शेयर करने होते हैं तो उनको अपने ऑर्बिटल्स को क्या करना पड़ता है? ओवरलैप करना पड़ता है। और वो जो ओवरलैपिंग होती है वो 2 तरह की होती है, सिग्मा बॉन्ड और एक बोलो क्या? पाई। ठीक है, यही कुछ होता है। ये सब बेसिक एस्पेक्ट पे आपको पता है तो बात बन जाएगी। आगे आ जाओ, आ जाओ। चलो तो मुझे ये बताओ, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। और इन 7 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई क्या होता है? तो आप लोग बोलोगे सर 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 3। जिन बच्चों को अभी ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता ना बच्चों, उनके लिए क्लास समझ पाना बड़ा मुश्किल है। फिर बस आप लोगों को क्लास थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, फिर याद करने वाले एस्पेक्ट बता दूंगा कि आपको इतना कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना है और फिर काम बन जाएगा, बस वाली बात चलेगी। ठीक है बच्चों, प्लीज़ डिस्कशन दो करके ना करो, बिल्कुल आप लोग चुप रहे थे, मेरी आवाज़ है क्लास में। तो तुम बच्चों को आना जाना लड़ाई करते 4 घंटे तक। आओ मैं जल्दी आओ, आ जाओ, चेयर है आगे जाओ, आगे आओ, चलिए। विशेष अगर पढ़ रहा हो ठीक कर दियो पीछे से। इधर ही बैठ जाओ, थोड़ा सा और कर लो अगर दिक्कत हो रही है। चलिए क्लास भाई, बार बार ना बोलना पड़े कि चुप हो जाओ आप लोग, मैंने बोल दिया टॉपिक बहुत ज़रूरी मतलब है। ठीक है, और किसी को अगर ऑर्बिटल कंसेप्ट नहीं आता हो तो थोड़ा वेट करें, फिर आपको एक सीक्वेंस याद करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। टॉपिक एट द एंडिंग आप लोग कर पाएंगे, ये हर बच्चा करेगा, लेकिन समझ में आएगा सिर्फ उसी को जिसको क्या पता होगा ऑर्बिटल कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या थे, सारी बातें पता है तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाता है। अब सुनिए जरा, गैसेस नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s to 2s to 2p3। आप लोग जानते हो कि इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे रखे गए हैं? तो मुझे बताओ जरा, आपको पता है कि ये वाला ऑर्बिटल बोलो कौन सा है? 1s। ये वाला कौन सा बोलो? 2s। और 2p में एक ये x होएगा, एक 2p में y होगा और एक 2pz बाहर की तरफ होएगा, समथिंग लाइक दैट। कि आप बोलेंगे 2pz यहाँ पर होता है, क्योंकि आपको पता है ऑन पेपर आपने इसको x माना है, इसको y माना है और इसको आपने क्या माना है? z। वैसे z बाहर की तरफ होता है लेकिन पेपर में तो आप z ऐसे दिखाते ना। तो आपको पता है कि मेरे जो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे भरे गए हैं? बोलो पहले 2 किस में जाते हैं? बोलो 1s में। तो 1s ऑर्बिटल ऐसे होता है, जिन्होंने नेवी पढ़ा हुआ बहुत बेसिक तौर पे सुन सकते हैं कि आपको जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक छोटी सी फुटबॉल इमेजिन करो। फुटबॉल बेसिकली आप लोग समझते हैं ऑर्बिट है, ऑर्बिट नहीं है, वो क्या है? बोलो ऑर्बिटल है। तो एक पहला छोटा सा स्फीयर इमेजिन करो फुटबॉल टाइप का, और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इमेजिन करो। एक छोटी सी फुटबॉल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर 1s ऑर्बिटल। फिर एक उससे बड़ी फुटबॉल समझो 2s, फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? बोलो 1s में 2, 2s में 2, फिर 2p में 3, मतलब कि एक इधर और एक इधर। 2p ऑर्बिटल स्फेरिकल नहीं होता, 2p ऑर्बिटल ऐसा होता है कि न्यूक्लियस से x साइड पे ऐसा ऑर्बिटल, ऐसा देखो जैसे मेरा हाथ है ना, ऐसा ही होता है, ऐसे ही y पे और ऐसे ही बोलो किस पे? z पे। ये 3 होते हैं, लेकिन p में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 कैसे? एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 हो गए।
चौथा इस वाले एक्स पे, पांचवा इस वाले वाई पे और छठा पीछे वाले जेड पे। तो आप लोग एक बात जानते हैं, सब बच्चे ध्यान सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि पहले 10 इलेक्ट्रॉन नियोन की भी बात करूं तो नियोन के अंदर वो 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे गए हैं, तो मुझे लगता है कि बेसिक एस्पेक्ट पे सबको पता होगा कि 1s में 2 है, 2s में 2 है और 2p में बोलो कितने हैं, 6 है। और आपको पता है कि जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस 1s ऑर्बिटल में 2 हैं, अगले 2 इलेक्ट्रॉन इस 2s ऑर्बिटल में 2 हैं। थोड़ा याद करवा दिया था कि जो पढ़ा था हमने, 4 हो गए, पांचवा इस ऑर्बिटल में है, छठा इधर y पे है, सातवां z पे है, आठवां x पे है, नौवां y पे है और 10वां z पे है। फिर इसके बाद 3s ऑर्बिटल आता है जो फिर से स्फेरिकल होता है। सो गाइस बस 10 इलेक्ट्रॉन्स सबको क्लियर है कि कैसे बढ़े हुए हैं, पहले 2 1s, अगले 2 2s, 4 पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ऑर्बिट जैसा कुछ नहीं है, ऑर्बिटल जैसा है। सबको क्लियर होगी ये वाली बात? तो ये बात तो हमारी हो चुकी है पहले। अब आप मुझे एक बात बताइए बच्चों, जब भी 2 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, लाइक एक नाइट्रोजन है बट आपको पता है एंटो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। एंटो मॉलिक्यूल क्या करता है, एग्जिस्ट। सब बच्चे ध्यान देना भाई, मैंने बोला कि मेरे पास एक एंटो मॉलिक्यूल है। अब आप मुझे बताओ जब एक एंटो मॉलिक्यूल बनता होगा, बहुत मैंने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सीधा लेके मैं हालांकि एक्स2 से शुरू करता हूं, लेकिन कोई इसको समझो। एंटो मॉलिक्यूल की बात करो तो आपको पता है कि इस नाइट्रोजन के पास 1s होगा, 2s होगा, फिर ऐसे करके 2px होंगे, 2py होंगे। सेम दूसरे नाइट्रोजन के पास भी सेम सीन होगा, 1s होगा, 2s होगा, 2px मान लो इसका इस तरफ है, y ऐसे है और z ऐसे है मान लो, ये भी एक नाइट्रोजन है। अब आप मुझे बताइए जब ये 2 नाइट्रोजन ऐसे करके नजदीक आएंगे, नजदीक क्यों आएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि 2 एटम्स को अगर शेयरिंग करनी है, अब इलेक्ट्रॉन शेयर करने की, मेरे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे में जाए, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मेरे में शेयरिंग करनी है, तो उनको अपने ऑर्बिटल्स को बोलो क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप। तब तक जो चीजें एक दूसरे के साथ शेयरिंग नहीं कर सकती, जब तक उनके ऑर्बिटल्स बोलो क्या ना हो जाए, ओवरलैप। अच्छा हवा में थोड़ा इलेक्ट्रॉन आने जाना करेंगे, इनको मर्ज होना पड़ेगा एक दूसरे में, ताकि इसके इलेक्ट्रॉन उस पर शिफ्ट हो सके और उसके इलेक्ट्रॉन इसमें आना जाना कर सके। क्योंकि अगर आप एंटो की बात भी करते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, बेसिक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन में 2,5 होता है। आउटर शेल में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। याद करो, बचपन में पढ़ा हुआ ही हमने, और इसके पास भी 5 ही हैं, याद करो, अरे है कि नहीं, 10th में सिखा देते हैं एंटो का स्ट्रक्चर। तो 5 ही इसके पास है। शेयरिंग कैसे होती है, ये कहता है 5 मेरे पास है, 3 मुझे, तुम नाइट्रोजन सामने वाला नाइट्रोजन है ना, तुम्हारे 3 इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास आने लग जाए तो मेरे 8 हो जाएंगे, बदले में मेरे भी 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास जाएंगे, तुम्हारे भी 8 हो जाएंगे। और इसी कारण से ये 2 एटम्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं। और ओवरलैपिंग करने का मेन पर्पस क्या है कि एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोलो आउटर शेल में 5, कितने चाहिए, बोलो 8। तो वो ओवरलैपिंग इसलिए करता था कि अगले 3 इलेक्ट्रॉन जो मुझे चाहिए वो उससे आने लग जाए, मैं भी 3 इलेक्ट्रॉन उसको दूंगा तो उसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। जिन बच्चों ने कोवेलेंट बॉन्डिंग सीखा हुआ, ये बात मैं आपसे कई बार कर चुका हूँ कि 2 एटम्स को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे। और उनको इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के लिए अपने ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के साथ बोलो क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोलो ओवरलैप। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि जब ओवरलैपिंग होगी कि दोनों ओवरलैप करेंगे, सपोज करिए कि नजदीक आ रहे हैं, सपोज करिए एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, अब नजदीक आ रहे हैं तो फाइनली कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग हो जाएगी। एंड देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझिएगा मेरी बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, देखिए कितने बच्चे इसको समझ पाएंगे। ऐसे जब ओवरलैपिंग होगी तो आप ये समझ के चलिएगा कि मेरे पास एक एटम ये रहा और एक फलाना करके दूसरा वाला एटम ये रहा, है ना। अब मैं पीवी कुछ नहीं बना रहा, बस मैं कहता हूँ एक फलाना एटम ये रहा, दूसरा फलाना एटम ये रहा। अब आप मुझे बताइए जब इन्होंने ओवरलैपिंग कर ली, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो स्टार्ट हो चुकी है, कैसे शेयरिंग स्टार्ट होगी सर, ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर चुके हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं सिर्फ इसमें नहीं घूमते, उसमें भी आना जाना करते हैं, और उसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसमें नहीं घूमते, इसमें भी आना जाना करते हैं, बिकॉज ओवरलैपिंग ऐसे मर्ज कर चुके हैं। यही मैंने सिखाया था आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्डिंग, और शर्मी को लगता है किसी ने ना भी पढ़ा हो ना तो भी समझ में आ रहा है सर कि हो क्या रहा है। उसके बाद अपने खुद के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बाद भी 7 है, मतलब 5 वैलेंस में है, इसके बाद भी 5 वैलेंस में। ओवरलैपिंग कर लेंगे तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आने लग जाएंगे, घूमना शुरू कर देंगे ऐसे करके, तो इसके पास टोटल 8 का इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन हो जाएगा, और इसके भी 3 वहां जाएंगे तो उसके बाद भी 8 का हो जाएगा। शेयरिंग का मतलब ये होता है कि जस्ट ओवरलैप देयर ऑर्बिटल्स एंड दूसरे वाले एटम से उतने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास घुमाने लग जाओ जितने की नीड है। बहुत सिंपल कहानी चल रही है, क्लियर है कि नहीं बताओ जरा। अब मुझे तो ये बताओ, जब भी 2 एटम्स ने ऐसा करा, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होंगे जो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में घूम रहे होंगे। अब ये सबसे जरूरी चीज शुरू होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो बात बुक्स में लिखी नहीं हुई, बुक्स में आपको समझ में नहीं आएगी, वाली चीज मेंशन ही नहीं है इस तरीके से, लेकिन ढंग से सुनेंगे तो आएगा पक्का। जब 2 एटम्स ने ओवरलैपिंग करी तो मेरे ऑर्बिटल्स का कुछ पोर्शन है दोनों न्यूक्लियस के बीच में, और कुछ पोर्शन है न्यूक्लियस के इस तरफ और न्यूक्लियस के उस तरफ। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। Whenever 2 atoms overlap to form a covalent bond, जब 2 एटम्स ने बोलो क्या करी, ओवरलैपिंग करी ऐसे करके, ताकि शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की, और ऐसे करके ओवरलैप करके बैठ गए, यूं बैठ गए ओवरलैप करके कि मेरे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे में जाएंगे, तुम्हारे मेरे में आएंगे, मेरी शेयरिंग ऊपर हो जाएगी, ऐसे करके।
अब आप मुझे बताइए, इसमें मैं ना दो पोर्शंस इंडिकेट करके दिखाता हूं आपको, एक ऐसा पोर्शन जो न्यूक्लियस के बीच में है और एक ऐसा पोर्शन जो न्यूक्लियस के बाहर है। ये दो पोर्शंस मैं क्यों इंडिकेट कर रहा हूं, मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाता हूं। पहले आप बस ये समझो कि मैं दो एरियाज की बात कर रहा हूं। बोलो कौन से एरियाज? एक ऐसे एरियाज जो दोनों न्यूक्लियस के कहां पर है, बोलो बीच में, और एक ऐसे एरियाज जो दोनों न्यूक्लियस के, बोलो कहां पर है, बाहर में है। सर क्या मतलब है इसका, समझते हैं? अभी तक की कहानी में कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या? पता नहीं लग रहा हो कि बता क्यों रहा हूं ये सब मैं, लेकिन अभी तक जितना बताया उतना वर्बली समझ में आ गया सब कुछ। अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात करी ही नहीं है। अगर आपको वो सारी बात पहले पढ़ाई है तो फिर बिल्कुल एकदम टच में आ रहा होगा कि हाँ सर अभी तक सब क्लियर है। अब नई चीज़ बताऊंगा जो आपने अभी तक किसी बच्चे को नहीं बताओगी। अब सुनिए, तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी दो एटम्स ने ओवरलैपिंग करी, देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स, साक्षी यहां पर, देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग, विच आर मूविंग इन बिटवीन दीज टू न्यूक्लियसेस। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों की शेयरिंग के वक्त पे जो न्यूक्लियस के बीच में घूम रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो, बोलो कहां घूम रहे होंगे, बोलो इस न्यूक्लियस के इस तरफ या उस न्यूक्लियस के उस तरफ, मतलब न्यूक्लियस के बाहर। मींस मैं इंडिकेशन दे रहा हूं आप लोगों को एक ऐसे पोर्शन की जो न्यूक्लियस के बीच में है, और एक ऐसा पोर्शन दोनों न्यूक्लियस के, बोलो क्या है, बाहर है। देखिए इससे क्या मिलता है मैं आपको बताता हूं, मैं ऐसा क्यों इनकी चर्चा अलग से कर रहा हूं। सब बच्चे बोर्ड पर भाई प्लीज शोर नहीं करना और यहां पर ध्यान देना है। आप मुझे बताओ बच्चों, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, आपको नहीं लगता कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को इस तरफ खींच रहे होंगे क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस न्यूक्लियस को इस तरफ खींच रहे होंगे। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस के बीच में होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आज की क्लास की, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस के बीच वाले पोर्शंस में होंगे, कहीं भी हो इसके पोर्शन के बीच में, कहीं भी हो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में, प्रिंस दोनों न्यूक्लियस के बीच में कहीं पर भी मौजूद हो, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को ऐसे करके खींच रहे होंगे। जैसे कि मैं ऐसा इलेक्ट्रॉन हूं, या मेरे साथ एक और ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में है, तो हम नेगेटिव होने के कारण पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों एटम्स को नजदीक लाने का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, बोलो नजदीक लाने का, मतलब बॉन्डिंग कराने का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, बोलो बॉन्डिंग कराने का। समझे नहीं मेरी बात को? मैंने कहा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन बीच में मौजूद हैं, दोनों न्यूक्लियस के बीच में मौजूद हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस को इस तरफ खींच रहे होंगे और इस न्यूक्लियस को उस तरफ। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, बॉन्डिंग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बॉन्डिंग बनवाने में हमारी मदद कर रहे हैं। क्यों मदद कर रहे हैं? सिंस दे आर इन बिटवीन द टू न्यूक्लियसेस, और क्योंकि कोई नेगेटिव चीज अगर दो न्यूक्लियस के बीच में है तो वो इधर से इस न्यूक्लियस को खींच रही होगी, इधर से इस न्यूक्लियस को खींच रही होगी, तो इनको नजदीक लाने का काम कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं, बोलो जो इलेक्ट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस के बीच में होते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? पहली बात समझ में आई तुम्हें? नहीं आई समझ में सारी वाली बात? सबको क्लियर? हाँ, अरे करता हूं उसकी बात भी। तो पहले मुझे तो ये समझ में आ गई, इनको मैंने क्या बोला, ये जो बीच की जगह होती है, आपको पता है ये ऑर्बिट नहीं है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, तो ये जो बीच का जितना भी पोर्शन होता है ना, मैंने इसका नाम रख दिया, दिस इज, इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैंने नाम दे दिया बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दे दिया, बोलो? ये ऐसे ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हमने बोला बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, सिंस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग। बट गाइज आपको एक बात पता है ना, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बीच में क्यों घूमते रहेंगे, सर इलेक्ट्रॉन्स तो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो यार एक बात, क्यों घूमते रहते हैं ना ऐसे में, तो मुझे तुम ये बताओ, यार जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर है, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर है, आपको नहीं लगता ये भी बीच में जाना चाहेंगे? बीच में क्यों जाना चाहेंगे? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स किस तरह के चार्ज होते हैं, बोलो नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज चीजों को क्या पसंद होगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज। तो आप मुझे बताइए, अगर आप खुद इलेक्ट्रॉन है तो आप कहां बैठना पसंद करोगे, बाहर या बीच में? अरे बीच में भैया, दोनों तरफ से प्लस मिलेगा, तो आप भी बीच में जाना चाहेंगे। तो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं ना, ये मूवमेंट करके कहां जाने की कोशिश करते हैं, बोलो अंदर, और जब ये अंदर जाएंगे तो ये इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके इनको बाहर भेजने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को, बोलो क्या करेगा, रिपेल। जैसे कि पहले ये यहाँ बैठे हुए बॉन्डिंग का काम कर रहे हैं, बट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जाना चाह रहे हैं, और जब वो यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं बैठ सकते, बिकॉज आपको पता है पॉसिबल रिपल्शन लगेगा उनके बीच में। क्लियर है कि नहीं? ऐसा नहीं हो सकता कि चारों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बैठ जाए, फिर बाहर की जगह खाली कैसे रहेगी? क्योंकि आपको पता है कि सब रिपेल करेंगे दूसरे को, रिपेल करेंगे तो दो इधर बैठेंगे, दो बाहर बैठेंगे। तो होता क्या है बच्चों, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है थोड़ी देर बाद ये अंदर जाने की कोशिश करेंगे, और जब वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो इनको यहां से भागना पड़ेगा। तो ये मुझे बताओ जरा, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बना रहे थे उनको वहां से हटाने का काम कर रहे हैं। एक तरीके से मैं इनको क्या बोलूंगा, दीज आर द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरी बात समझिएगा, जो बाहर का पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, मतलब न्यूक्लियस के उस तरफ या न्यूक्लियस के इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, इवन जो बॉन्डिंग करवा रहे थे इलेक्ट्रॉन्स उनको वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है कैसे, बोलो दीज आर द एंटी बॉन्डिंग
ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स कहे जाएंगे। पूरी बात अभी समझ में आएगी, लेकिन आपको टुकड़ों में सारी बातें पहले जुड़नी, मतलब ये बात समझ में आनी चाहिए जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, तभी मैं सबको मिला के एक बहुत सिंपल समरी आपके लिए बना पाऊंगा। लेकिन अगर टुकड़ों वाली बात ही समझ में नहीं है फिर नहीं बनेगी समरी। सो मैंने क्या कहा, दोबारा समझते हैं। मेरे पास एक फलाना कोई एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूशन सुनते चलना है, टॉपिक बड़ा है, हमें खत्म करना पड़ेगा 1 घंटे के अंदर ही, नहीं तो मेरे टॉपिक की एकदम अगली क्लास में नहीं बन सकती। एक एटम है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, 1s में, 2s में, 2p में, इसके पास भी इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में, समझना। अब इनको शेयरिंग करनी है तो क्या करना पड़ेगा, नजदीक आना पड़ेगा, नजदीक आना पड़ेगा, नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे, नजदीक आगे इनके ऑर्बिटल्स बोलो क्या हो जाएंगे, ओवरलैप। जैसे ही ओवरलैप होते हैं हमें एक बात देखने को मिलती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस के बीच में है और कुछ इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के बाहर। तो जो बीच वाला पोर्शन है ना, इलेक्ट्रॉन्स को वो ज्यादा पसंद है। आप इलेक्ट्रॉन हो तो आप क्या रहना पसंद करोगे, न्यूक्लियस के बीच में, बाहर रहना पसंद। लेकिन आपको पता है रिपल्शन की वजह से सारे तो बीच में नहीं रह सकते, जब सारे रहेंगे तो रिपल्शन लगेगी, 2 को बाहर भागना पड़ेगा, लड़ाई हो जाएगी ना, चारों के बीच में रिपल्शन लगेगी, 4 इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है बच्चों, कुछ जगह होती है जो दोनों न्यूक्लियस के बीच में होती है और कुछ जगह होती है दोनों न्यूक्लियस के होती है बाहर होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में रहते हैं उस जगह को ही मैंने नाम दे दिया कि ये जगह तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाली जगह है। मतलब ये जो ऑर्बिटल बीच का होता है ना, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, मतलब बॉन्डिंग करवाने का काम करता है, 2 एटम्स को नजदीक लाने का काम करता है। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बोला बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मौजूद है, और जो बाहर वाले थे वो बिगाड़ने का काम करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद अंदर जाना चाहते हैं तो अंदर वालों को भगाएंगे यहाँ से। तो जो बॉन्डिंग बनाने का काम कर रहे थे उनको भगाने की कोशिश करते हैं बाहर वाले, इसलिए उनका नाम मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मौजूद है। मतलब बाहर वाले ऑर्बिटल्स को मैंने क्या बोला, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बोला बोलो। अब इसको समझने के लिए मैं एक बहुत सिंपल सी कहानी आपके लिए बनाता हूँ। आपको ये वाली बात कुछ कुछ समझ में आने लग गई है। Means when 2 atoms combine to form a covalent bond, when 2 atoms overlap their orbitals, there are some portion of the 2 molecules, there are some portion of the 2 atoms acting as a bonding orbitals. कुछ काम करते हैं किसके लिए बोलो, बॉन्डिंग के लिए, और कुछ काम करते हैं बोलो किसके लिए। मीन्स एक ही मॉलिक्यूल में there are some electron which are working to form a bond between the 2 atoms. दो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे काम कर रहे होते हैं जो 2 एटम्स के बीच में बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कुछ क्या कर रहे होते हैं बोलो, बिगाड़ने की। अब मुझे तुम ये बताओ, सब बच्चे ध्यान से बताना, अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं और बॉन्डिंग बिगाड़ने वाले 8 हैं, सोचो 8 हैं, तो बॉन्ड बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन सोचो बॉन्डिंग बनाने वाले भी 10 हैं, बिगाड़ने वाले भी 10 हैं, क्या बॉन्ड बन पाएगा। बनाने वाले भी 10 हैं, बनाने वाले कौन से, जो बीच में है वो बनाने की कोशिश करते हैं, जो बाहर होते हैं वो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों बिगाड़ने की कोशिश करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर बनाने वाले भी 10 हैं और बिगाड़ने वाले भी 10 हैं तो बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, बॉन्ड नहीं बन पाएगा। यही बात मैं आपको समझाता हूँ कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स लेके। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है H2 का। सब बच्चे मुझे बताओ हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। सब बच्चे, तो हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल होता है, उसके जो एक एटम होता है उसमें 1s1 एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो 1s1 में होता है। मतलब इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपने 1s ऑर्बिटल में है और इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन अपने 1s में है। मैं आसान करूंगा इन चीजों को, लेकिन पहले समझ तो लें कि जड़ क्या है एक्चुअली में। अब दोनों हाइड्रोजन आपको पता है ओवरलैप करते हैं। सब बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है। अब क्यों ओवरलैपिंग कर रहे हैं यार, ये देखो बहुत 10th क्लास की चीज है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है पहला शेल पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2। तो 2 चाहिए तो क्या करता है बोलो, हाइड्रोजन कहता है मेरे पास एक है, दूसरा कहता है मेरे पास एक है। कहते हैं यार हम शेयरिंग कर लेते हैं। कैसे शेयरिंग कर लेते हैं, मेरे पास एक है, तू अपना इलेक्ट्रॉन मेरे को भेज, अगर मैं अपना इलेक्ट्रॉन बदले में तेरे को भेजूंगा, हम दोनों ओवरलैप कर लेंगे, तेरे भी 2 हो जाएंगे और मेरे भी कितने हो जाएंगे, 2, काम बन जाएगा। तो ओवरलैपिंग तो करनी पड़ेगी। अब क्या होता है जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से ओवरलैप करता है, ढंग से सुनते रहना भाई, बिल्कुल एक्टिव रहिए। दोनों हाइड्रोजन्स ओवरलैप करते हैं, इसके पास 1s ऑर्बिटल है, इसके पास 1s ऑर्बिटल है, दोनों ने ओवरलैपिंग करी, ऐसा नजदीक है नजदीक है नजदीक है, ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड बन गया। तो मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं कि जब ये ओवरलैपिंग हुई होगी, इंपॉर्टेंट है, बन गया H2 मॉलिक्यूल, ये भी 1s है वो भी 1s है, वंशिका ये भी 1s है ये भी 1s है। अच्छा, दोनों 1s की मिला के कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स को रखने की होती है, 4, क्योंकि 2 ये रख सकता है और 2 वो रख सकता है। लेकिन हाँ इनके पास एक ही है, लेकिन कैपेसिटी कितनी की होती है, 4 की। मतलब ये पूरा एरिया कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपेंसी दे सकता है, 4 को। लेकिन अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप ही इलेक्ट्रॉन हो तो आप कहां रहना पसंद करते हैं। सबसे पहले आप बीच में, कहां पर जाते हैं बोलो, बीच में। तो लक्षित होता क्या है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां रहते हैं बोलो, यहां पर बीच में जाके बैठ जाते हैं। और ऐसे में इस H2 मॉलिक्यूल के पास कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और कितने एंटी बॉन्डिंग होते हैं, एक भी एंटी बॉन्डिंग। इसलिए क्योंकि इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं, इसलिए H2 का मॉलिक्यूल बहुत बढ़िया बनता है। लेकिन यही मैं आप लोगों से एक और मॉलिक्यूल की चर्चा करने वाला हूं और उसके बाद मैं इसको आसान करने वाला हूं थोड़ी देर में। आपके पास एक हीलियम 2 मॉलिक्यूल का नाम सुना आज तक,
सुना ही नहीं होगा बच्चों, क्योंकि बनता नहीं है। हीलियम तो बनता नहीं है। कह रहे फिर बना के रहे, बता कैसे रहे सर? हीलियम आपको पता है ऑक्टेट पूरा है 2 इलेक्ट्रॉन से, दूसरे वाले हीलियम का भी है, तो हीलियम तो एग्जिस्ट है। अब समझो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, आ जाओ। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो है 1s2, मतलब इसके 1s के पास भी 2 है, उसके 1s के पास भी 2 है। इधर अंजलि, इसके 1s के पास भी 2, उसके 1s के पास भी 2 है, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 4। अब मुझे बताओ कि अगर दोनों ने ओवरलैपिंग कर भी ली, गाइस दोनों ने ओवरलैपिंग कर भी ली, हीलियम और हीलियम ने, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है बोलो? इसके पास 2, उसके पास 2, टोटल कितने हो गए बोलो? 4। ओवरलैपिंग कर ली, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। मुझे बताओ 2 कहां रहेंगे? 2 कहां रहेंगे? सर चारों बीच में नहीं रह सकते। चारों बीच में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि सर बाकी की जगह बाहर खाली रहेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? रिपल्शन लगेगी, चारों बीच में रहेंगे तो मुझे बताओ 2 कहां पर रहेंगे? 2 रहेंगे बॉन्डिंग वाली जगहों में और 2 रहेंगे, तो मुझे बताओ इसमें कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है बोलो? 2। और कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है बोलो? 2। तो यहां पर बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज जितना बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड को बिगाड़ने की भी कोशिश करते हैं, जिस कारण से हीलियम तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो मुद्दा क्या है? अब इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हम कैसे समझेंगे? देखिए मैं पहले एक बात समझ जाता हूं, जो मेरे को लगता है आप लोग भी समझ गए होंगे शायद अभी तक, कि जब भी 2 एटम्स को बॉन्ड बनाना है, दे हैव टू, इधर भाई, जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने 2 एटम्स को अपने ऑक्टेट को पूरा करना है, तो उनको 2 एटम्स को इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, और शेयर करने के लिए उनको अपने ऑर्बिटल्स को बोलो क्या करना पड़ेगा? ओवरलैप करना पड़ेगा। और जब वो ओवरलैप करते हैं, आशीष यहाँ पर, जब वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो कुछ जगह दोनों न्यूक्लियस के बीच में होती है और कुछ जगह दोनों न्यूक्लियस के बाहर होती है। तो जो जगह न्यूक्लियस के बीच में होती है वो काम करती है बॉन्डिंग बनाने का, और जो बाहर होती है वो काम करती है बॉन्डिंग बिगाड़ने का। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किस में जाएंगे? जो बॉन्डिंग बनाने का काम कर रही है, और बाद में किस में जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग वाली जगह में। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको एक सीक्वेंस सिखाता हूं, ध्यान सुनिएगा। ऐसा कोई भी केस जिसका एटॉमिक नंबर 14 या 14 से कम है, उसका कुछ हिसाब किताब ऐसा बनता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये क्या बना दिया भाई? ये समझ नहीं आ रहा। अभी सुनो जरा, पूरी बात समझाऊंगा। पाई 2px, पाई 2py, कुछ भयंकर सा लगेगा जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। पाई स्टार 2px, लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ है ना, अगले 2 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ। चलो मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा है, अजीबोगरीब सा कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन मैं समझाता हूं। मुझे तुम ये बताओ सब बच्चे, अगर 2 एटम्स ने ऐसे करके ओवरलैपिंग करी, तो मुझे बताओ जरा कितने 1s होंगे? एक इसका 1s है और एक इसका 1s है यार, समझो मेरी बात को। कितने 1s होंगे? 2 1s। लेकिन कुछ बहुत जरूरी चीज बोलने वाला हूं, ढंग से सुनना भाई। हाँ भाई सब बच्चे, और मुझे बताना किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे यही रोक देना। अगर एक एटम 1s लाया तो दूसरा भी 1s लाएगा। अरे यार इस नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी 1s भी है, 2s भी है, 2p भी है, इसका भी 1s भी है, 2s भी है, 2p भी है। दोनों जब ओवरलैप हुए तो मेरे पास 2 1s है, 2 2s है, 2 2p's है। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? दोनों एटम्स के 1s है, दोनों एटम्स के 2s है, दोनों एटम्स के 2p's है। लेकिन मैंने इसको कैसे बाइफरकेट करा? मैंने कहा कि दोनों 1s का ना जो ये बीच वाला पोर्शन है, इसको मैं बुलाता हूं एक नए नाम से, मैं इसको बुलाता हूं सिग्मा 1s। और जो बाहर वाला पोर्शन है, जो बाहर वाला पोर्शन है, मतलब ये वाला और ये वाला मिला के, ये वाला और ये वाला मिला के, टोटल बोल रहा हूं मैं, ये वाला और ये वाला बाहर वाला पोर्शन मिला के मैं क्या बोलूंगा उसको? सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार 1s ये क्या चीज है? देखिए जो 1s है ना, ये तो हमारा हो गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। बच्चों अब सबसे जरूरी चीज डिस्कस कर रहा हूं मैं, और ये वाला जो हो गया बच्चों, ये क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग। ये हो गया बच्चों एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। सुनते चलना भाई, या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोल दीजिए, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये वाला बोलो क्या है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मतलब आप ये समझिए, फोकस रहिएगा, अगले 5 मिनट से क्रूशियल है बिल्कुल, इसमें आपका एकदम नहीं रुकना चाहिए। मैंने बोला जब भी 2 एटम्स ओवरलैप हुए तो 2 1s थे। अब 2 1s ऐसे मत कंसीडर करिए कि एक 1s बॉन्डिंग काम करेगा, एक 1s एंटी बॉन्डिंग। ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक एटम का बॉन्डिंग काम करने लग जाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग। नहीं नहीं नहीं, दोनों का 1s का टोटल एरिया मान लो कुछ भी है। हाँ भाई इधर आयुष, दोनों के 1s का टोटल एरिया मान लो कुछ भी है। टोटल एरिया वैसे बोलना नहीं चाहिए एटम के बाद, एरिया के बाद, लेकिन मान के चलो टोटल एरिया मान लो 100 का है। कितने का बोलो? 100 यूनिट का। तो उसमें से बीच का 50 यूनिट किसके लिए काम करता है? बॉन्डिंग के लिए। और बाकी का 25-25 यानी बाहर का 50 यूनिट किसके लिए काम करता है? एंटी बॉन्डिंग। समझो समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये 2 1s मैंने क्यों लिखे हैं सर? बताओ 2 1s क्यों लिखे हैं सर? दोनों एटम्स, क्या दिक्कत आ रही है? चलो चलो बोर्ड पे देखो।
भाई मैंने 2 1s क्यों लिखे हैं, कौन बच्चा समझाएगा अच्छे से? 2 1s क्यों लिखे सर 2 1s इसलिए लिखे, एक ये एटम लेके आ रहा है, एक ये एटम लेके आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक एटम का 1s बॉन्डिंग के लिए काम करेगा और एक का एंटी बॉन्डिंग, ऐसा नहीं है सर। दोनों जब मर्ज होंगे ना तो दोनों के 1s जो बीच वाला पोर्शन होगा, इसका 1s का आधा, इसका 1s का आधा, ये पूरा किसके लिए काम करेगा? बॉन्डिंग के लिए। और दोनों के बाहर वाले 1s जो है वो किसके लिए काम करेंगे? एंटी बॉन्डिंग। तो मान लो टोटल 100 यूनिट का एरिया है ना, तो 50 यूनिट का एरिया बॉन्डिंग के लिए एक्शन करने शुरू कर देता है और बाकी का 50 यूनिट का बोलो किसके लिए? एंटी बॉन्डिंग के लिए। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, समझ रहे हैं यहाँ पर? पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? बॉन्डिंग वाली जगहों में, बीच वाली जगहों में, और बाद में किस में जाता है? बाहर वाली में। इसलिए मैंने पहले लिखा सिग्मा 1s और बाद में क्या लिखा? सिग्मा स्टार 1s। स्टार इंडिकेट्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड नॉर्मल जो है वो किसको इंडिकेट करता है? बोलो बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। व्हाई इट इज यूज्ड एज सिग्मा टर्म? यार क्या तुम भूल गए हो कि एस ऑर्बिटल जब ऐसे ओवरलैप होता है तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है? कौन सी बॉन्डिंग होती है? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बोलो? सिग्मा। क्लियर हुआ? अच्छा एक और बात मुझे बताओ, क्या सिर्फ 1s ही ओवरलैप करने वाले हैं? अरे मुझे तुम ये बताओ, इसके पास भी अपना 2s होगा और इसके पास भी अपना 2s होगा। अब बताओ दोनों के 2s का कुछ पोर्शन किसके लिए काम करेगा? बॉन्डिंग के लिए, और बाकी का बाहर वाला किसके लिए करेगा? प्रिंस नहीं है ये बात समझ में? दोनों 2s के बीच का पोर्शन किसके लिए काम करेगा? बॉन्डिंग के लिए। और दोनों 2s के बाहर का पोर्शन किसके लिए काम करेगा? एंटी बॉन्डिंग के लिए। अक्षत नहीं आ रही बात समझ में? तो मैंने बोला कि 2s पहले भरेगा बॉन्डिंग वाला और बाद में भरेगा बोलो कौन सा? एंटी बॉन्डिंग वाला। आप खुद बताओ ना, अगर कुछ ढांचा ऐसे है मॉलिक्यूल्स का, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां जाना पसंद करेंगे? कहेंगे हम 1s ऑर्बिटल के बीच में बैठना पसंद करेंगे, दोनों न्यूक्लियस के बीच में, मतलब बॉन्डिंग वाली जगह को पहले घेरेंगे। फिर 1s के एंटी बॉन्डिंग, कुछ कहेंगे सर 1s की एंटी बॉन्डिंग 2s की बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबल है। बिल्कुल सर, 1s की एंटी बॉन्डिंग भी जो थोड़ी अंदर की तरफ है और 2s की बॉन्डिंग थोड़ी बाहर की तरफ है, तो पहले 1s की बॉन्डिंग भरेगी, फिर 1s की एंटी बॉन्डिंग, फिर 2s की बॉन्डिंग और फिर 2s की एंटी बॉन्डिंग। ये क्या चल रहा है सर? जब 2 एटम्स ने ओवरलैप करा ना तो एरियाज ऐसे बट गए हैं कि कुछ एरियाज ना इलेक्ट्रॉन्स के लिए बड़े स्टेबल है और कुछ एरियाज इलेक्ट्रॉन्स के लिए इतने स्टेबल नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां जाना पसंद करते हैं? 1s की बॉन्डिंग वाली जगह में। बच्चे रट लेते हैं, इस पैटर्न को रट लेते हैं बच्चे। पता नहीं है बच्चों को कि 1s का ये बिना उसका क्या है और स्टार वाला क्या है। तो जो बिना स्टार के लगा हुआ है वो वाली जगह है जो न्यूक्लियस के बीच में है। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले उस जगह को भरते हैं, बाद में किसको भरते हैं बोलो? बाहर वाली को, फिर 2s की बीच वाली को, फिर 2s की बाहर वाली को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ऐसे ही जब इनके 2p's ओवरलैप होंगे, 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे, तो कुछ ऑर्बिटल्स अंदर की तरफ होंगे और कुछ कहां होंगे बोलो? बाहर की तरफ। पहले कौन से भरेंगे मुझे बताओ? अंदर वाले। बाद में कौन से भरेंगे? इसलिए मैंने 2p के तीनों, अब ये कहेंगे तीनों कहां से आ गए सर? 2p में मुझे तुम सब बच्चे बताओ, क्या मैंने तुम लोगों को नहीं सिखा रखा? ये 2px होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो मैंने डब्बे नहीं बना के सबको अलग लिखा, 2px, 2py, 2pz। सब बच्चे 2px, 2py, 2pz। तो मैंने पहले बिना स्टार के लिखे, मतलब पूरा का पूरा 2p ऑर्बिटल मैंने बॉन्डिंग में लिखा और बाद में मैंने किसमें लिखा बोलो? एंटी बॉन्डिंग में। पहले मैंने बॉन्डिंग में लिखा, बाद में किसमें बोलो? मतलब जो 2p's की जो ऑर्बिटल्स बीच वाले हैं पहले वो भरेंगे और बाद में बाहर वाले भरेंगे। लविश बात समझ में आ रही है? लेकिन आप कहेंगे सर 2 पे पाई लगाया, 1 पे सिग्मा लगाया। चलो वहां सिग्मा सिग्मा क्यों लगाया, पहले मुझे उसकी बात बताओ। उन सब पे सिग्मा क्यों लगाया? क्योंकि सर 1s ऑर्बिटल या 2s ऑर्बिटल दोनों ही कैसे ओवरलैप करेंगे? हेड टू हेड। लेकिन अब p वाली बात करते हैं। सब बच्चे मुझे बताना, ये मेरे पास px ऑर्बिटल है, ये py, ये pz है। एटम इसको समझो बच्चों, एटम इसको समझो। अंकित 1s तो गोल है, 2s भी गोल है, स्फेरिकल है, लेकिन px ऐसा होगा, py ऐसा होगा, pz ऐसा होगा। फिर बताओ px, py, pz। कोई नहीं, बोर्ड पे देखो, इसी तरह मत देखो, बंद हो गया, इधर देखो। px, py, इसको देखता हूँ, px, py, pz। इसको बोलो px, py, pz। चलिए चलिए इनको पास लाइए। मुझे बताना px कैसे ओवरलैप कर रहा है? हेड टू हेड। कैसे कर रहा है बोलो? बस सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन py साइडवेज, यानी कौन सा ओवरलैपिंग है? पाई बॉन्ड वाला। सुना नहीं आ रही बात समझ में? और z वाला साइडवेज। समझो, अगर मैं ऐसे ओवरलैपिंग कर रहा हूं p ऑर्बिटल्स की, तो px कैसे ओवरलैप कर रहा है बोलो? हेड टू हेड। py कैसे बोलो? साइड से। pz बोलो किससे? साइड से। देखो ना, y वाला साइड से, z वाला साइड से, लेकिन x वाला हेड टू हेड टकरा रहा है। तो एक ऑर्बिटल, तीनों में से एक ऑर्बिटल कैसे टकराएगा? हेड टू हेड, यानी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बाकी दो बोलो क्या बनाएंगे? पाई। लेकिन कुछ कहेंगे सर सिग्मा तो z ने बनाया है, x और y ने बनाया पाई। आप बोल रहे हो y और z बनाएंगे पाई। अरे वो तो मैं ऐसे अगर ला रहा हूं तो ऐसे आ रहा है भाई। समझो मेरी बात को, अगर मैं x की साइड से ला रहा हूं तो x ने ओवरलैप करा सिग्मा के अकॉर्डिंग, y और z ने कैसे ओवरलैप करा बोलो? पाई के अकॉर्डिंग। लेकिन सोचिए ना, अगर मैं ऊपर से लेके आऊं ऐसे करके, तो y कैसे ओवरलैप करेगा? हेड टू हेड। और x और z कैसे ओवरलैप करेंगे? साइडवेज। और मैं अगर सामने से लिया हूं ऐसे करके, समझो ऐसे करके लिया हूं कुछ इस तरीके से कि z है ना, ये देखो, ये देखो, अब ऐसे लिया हूं, ऐसे लिया हूं z को, ऐसे, ये z है ना, ऐसे लिया हूं, तो z कैसे ओवरलैप करेगा? हेड टू हेड। और y और x कैसे करेंगे? साइडवेज। मतलब एक बात पक्की है, इन तीनों ऑर्बिटल्स में किसी भी डायरेक्शन से 2 एटम आए, एक ही ऑर्बिटल ऐसा होगा जो हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, बाकी 2 साइडवेज। बाकी 2 साइडवेज का मतलब 2 तो बनाएंगे पाई ऑर्बिटल्स।
पाई वाले बॉन्ड बनाएंगे, पाई कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और एक बोलो कैसा बनाएगा, सिग्मा बनाएगा। डबल छोड़ दीजिएगा, डबल का भी टेंशन मत लेना, लेकिन इतना पक्का है कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड में से एक ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा और बाकी दो साइड। नहीं आया समझ में? अब कुछ कहेंगे सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको हम एक्स लिख दें कि भाई हेड टू हेड तो एक्स करता है, और इसको वाई और जेड लिख दें, बिल्कुल कर देना, कोई टीचर गलत नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? लेकिन टीचर को पता होनी चाहिए वाली बात। कुछ टीचर्स कभी कभी बिल्कुल बुकिश तरीके से चलते हैं कि मेरे को तो जो बुक में लिखा है वही चाहिए, तो बुक में वो ये देखते हैं और फिर वो गलत भी कर देते हैं उस चीज़ को। लेकिन लॉजिकल एस्पेक्ट पे जिस टीचर को पता है वो कभी गलत नहीं करेगा उस चीज़ को। अब एक बार देखते हैं बंद क्यों हो गया। आप जब तक इसको देखो मैंने क्या बताया। भाई गेट खोल लो जब तक, ये सही चलते थे फिर बंद। भाई पता नहीं चलने लग जाता है, फिर हम सोचते हैं कि चल ही रहा है। एकदम से एमओटी बढ़ते बढ़ते गर्मी बढ़ने लगी थी ना, अरे टॉपिक आगे बढ़े जा रहा है, गर्मी बढ़े जा रही है। मैं भी ये सोच रहा था पता नहीं मैं एनर्जी ज़्यादा लगा रहा हूँ या गर्मी क्यों लग रही है। बाद में पता लगा मेरी नज़र एसी पे गई तो बंद ही हो रहा। इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है, दोनों बराबर स्टेबल मिलते हैं, इक्वल टू यहाँ पर बराबर एनर्जी के लिए। डबल बॉन्ड नहीं है वो। बता रहा हूँ, एक बार विशेष वापस बंद कर लो, हो गया, चालू हो गया, कर लेगा वो। क्लास 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 प्लीज देखो बच्चों, शोर नहीं करना। ये हमारे टॉपिक्स ऐसे हैं ना कि कुछ टॉपिक्स चाहिए घंटे के पूरे, हमें टाइम भी 45 मिनट ही मिलता है उसमें करने के। आप लोग ऐसे चुप रहेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और देखो पता है क्या है, टॉपिक तब तक ही मुश्किल है जब तक हम उसको बहुत सब कुछ डीप से उठा के पढ़ रहे हैं। मेरे को मोटा मोटा बताना होना तो ये बहुत आसान टॉपिक है, अभी तुम्हें दिख जाएगा जब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरूंगा, उससे नंबर तो आ जाएंगे तुम्हारे। तुम्हें पता है नहीं पता वो बात अलग है, लेकिन जो पता लगने वाली बात है ना कि एक्चुअली ये मैटर क्या है, वो मैटर समझाने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो अब सुनो भाई, सो कुल मिला के बात क्या है वो सर सिंप्लीफाइड तरीके से बात करिए। मैंने आपसे आखिरी मैंने क्या बोला है, सब बच्चे सुनो भाई। जब भी दो एटम्स को एक मॉलिक्यूल बनाना है, मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, जब दो एटम्स क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। सर इसके इलेक्ट्रॉन उसमें जाना शुरू हो जाए, उसके इलेक्ट्रॉन इसमें आना शुरू हो जाए। दिमाग यहाँ पर ध्यान दिया गया, तो मतलब जब एटम्स ओवरलैपिंग कर लेते तो मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। बट इस ओवरलैपिंग में सर एक बात समझ में आई बच्चों, दोनों 1s लाते हैं, दोनों ही 2s ऑर्बिटल भी लाते हैं, दोनों ही 2p ऑर्बिटल भी लाते हैं। लेकिन जब ये ओवरलैपिंग करते हैं तो हर एक ऑर्बिटल का कुछ पोर्शन अंदर है और कुछ पोर्शन उनका क्या बोलो बाहर है। तो जो अंदर पोर्शन होता है ना वो बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ऐसा क्यों है कि बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों तरफ से न्यूक्लियस को खींचते हैं, तो बॉन्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं। और जो बाहर बैठे हैं वो अंदर आएंगे बाद में, तो इनको भगाएंगे अंदर वालों को, इसलिए वो एंटी बॉन्डिंग का काम करते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने कहा कि मेरे पास भले ही 2 1s हैं बच्चों, मेरे पास भले ही 2 1s है, लेकिन ओवरलैपिंग के बाद इन दोनों 1s का आधा पोर्शन किसके लिए काम करेगा, बॉन्डिंग के लिए, और आधा किसके लिए करेगा, एंटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, बॉन्डिंग में, बाद में किस में जाएगा, इसे सिग्मा 1s पहले और सिग्मा स्टार 1s बाद में। फिर जब दोनों के 2s होंगे तो उनके बीच का पोर्शन भी होगा, बाहर का भी होगा। पहले एटम्स के बीच में कौन सा पोर्शन भरेगा, बीच वाला, बाद में कौन सा भरेगा, बाहर वाला। तो इसे सिग्मा 2s में पहले जाएंगे और सिग्मा स्टार 2s में बाद में जाएंगे। व्हाई इट इज टर्म्ड एज सिग्मा, क्योंकि सर जब एटम्स ने ओवरलैपिंग करी होगी एस ऑर्बिटल्स ने, तो एस की तो ओवरलैपिंग हेड टू हेड है ना, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग कौन सी होती है, सिग्मा बॉन्ड होती है। देखिए हम ऐसा नहीं कि ऐसे एकदम से सिग्मा पढ़ा रहे हैं आपको, मैंने पूरी एक क्लास दी आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड की। इसीलिए कहते हैं कि आप अपना मामला खुद खराब करते हैं। हमने अगर आपको पिछला बता रखा, आपको वो आता है, तो सब कुछ देखना सीढ़ी बाय सीढ़ी आपको आसान लगेगा। धीरे धीरे आप एंट्रेंस स्टेज पे भी जाएंगे। कुछ बच्चे डायरेक्ट एंट्रेंस स्टेज पे जाने की कोशिश कर रहे होंगे, प्रॉब्लम आ रहा होगा अभी, क्योंकि आपको नहीं पता सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख रहे हैं। एक बार ये स्टेज होने दो, फिर तुम पढ़ के देखना, तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में। तो एक स्टेज है, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेगी, हम वहाँ तक अभी पहुँचे ही नहीं है, और आप वो कोशिश कर रहे हो, थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, लग रहा होगा मुश्किल चीज़ चल रही है। एक बार समझ के देखिए बेसिक्स, उसके बाद मजा आएगा आपको आगे चीज पढ़ने में। तो मुझे तुम ये बताओ 1s 2 में कैसे बढ़ गया, 2s 2 में कैसे बढ़ गया? बटा कुछ नहीं है सर, 2 1s थे, आधा पोर्शन बीच का है, आधा पोर्शन बाहर का है, आधा पोर्शन अंदर वाला बॉन्डिंग के लिए, आधा पोर्शन बाहर वाला एंटी बॉन्डिंग के लिए। इसे एक पे बिना स्टार के और एक पे स्टार पे। क्लियर है? लेकिन सर जब p की बात हुई तो जब p ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए, सब बच्चे जब कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए, p ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए। सरस्वती इतना लेट, खत्म होने वाली क्लास, आ जाओ आ जाओ बैठो। क्यों इतना लेट?
बैठ जाओ बच्चों प्लीज बोर्ड पे। ए भाई, तो दोनों 1s हुए, दोनों 2s हुए, दोनों के 2p's हुए। बीच वाले पोर्शन बॉन्डिंग, बाहर वाले पोर्शन फाइनल टच दे रहा हूं भाई, आप सुन लीजिए, फिर इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे इसमें। तो तुम मुझे बताओ सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s इस ऑर्डर में क्यों लिखा है? क्योंकि इसी ऑर्डर में क्या भरे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अंकित, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाना पसंद करेगा? तुम सोच के बताओ। सर दोनों 1s के बीच वाले पोर्शन पे, उसको मैंने नाम दिया हुआ सिग्मा 1s वाली जगह। ये बीच वाली जगह बोलो कौन सी? सिग्मा 1s वाली जगह। फिर बोलो किसमें जाएंगे? फिर किसमें जाएंगे बोलो? 1s के बाहर वाली जगह पे, 1s के, फिर 2s के बीच वाली, फिर 2s के, फिर 2p के बीच वाली, फिर 2p के बाहर वाली। ये तो चल रहा है कि नहीं चल रहा? लेकिन जब 2p के बीच में जाएगी तो मैंने ऐसा क्यों करा कि दो पे मैंने पाई लगाया, एक पे सिग्मा लगाया? क्योंकि सर जब px, py और pz तीनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं ना, तो कोई एक ही ऑर्बिटल, चाहे px px वाला ये हेड टू हेड करेगा तो py py और pz pz कैसे करेंगे? साइड से। तो वो बनाएंगे पाई बॉन्ड और एक बनाएगा सिग्मा। समझो मेरी बात को। अगर वो z से ओवरलैपिंग करते हैं तो z z वाले क्या बनाएंगे बोलो? सिग्मा। और y वाला और x वाला बोलो कैसे बनाएगा? साइडवेज ओवरलैपिंग। मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। और ये इक्वल का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जितना स्टेबल ये है कहते हैं उतना स्टेबल ये। जैसे कि आप मुझे बताओ क्लास क्लास क्लास, इन तीनों डब्बों को एक साथ रखते हो बट 2s का डब्बा पहले रखते हो। 2s वाला ना इनसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2s वाला इनसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए अलग रखा गया है। और 3s वाला इनसे कम स्टेबल होता है। लेकिन तीनों को साथ रखने का मतलब क्या होता है? कि इनका इक्वल एनर्जी होता है, इक्वल स्टेबिलिटी होता है। इन सबका स्टेबिलिटी इक्वल होता है, इसलिए इनमें कभी भी इलेक्ट्रॉन दो दो में नहीं भरता, पहले एक एक भरता है, बाद में फिर एक एक भरता है। याद करो, ऐसे तो होता है। तो ये इक्वल लगाने का मतलब है कि जितना स्टेबल ये 2px वाला ऑर्बिटल होता है उतना ही बोलो कौन सा होता है? 2py वाला। हाँ, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है, सिग्मा 2pz थोड़ा कम स्टेबल होता है। आप ये मान के चलना क्लास क्लास क्लास, जब भी दो एटम्स ने ओवरलैपिंग करी तो जिन ऑर्बिटल्स ने हेड टू हेड ओवरलैपिंग करी ना p में, वो थोड़ी कम स्टेबल होती है, कम स्टेबल वाली जगह होती है एज कम्पेयर टू उन वाली जगहों के जो कैसे करिए बोलो? साइडवेज। इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन उनमें गया और बाद में किसमें बोलो? जो हेड टू हेड हुआ। और बाद में फिर आपको पता है एंटी बॉन्डिंग वाली जगह तो है ही। अब ये इतना सारा जो जमेला है, हिल गया क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना सारा जो मैटर मैंने आपको बताया, सर पेपर में क्या करना है? पेपर में आपको किसी को बताना थोड़ी ना, किसी को बताना थोड़ी ना कि क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा वो सुनो। क्वेश्चन आएगा अब ये, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 molecule अकॉर्डिंग टू MOT। चलो क्लास बोर्ड पे सब बच्चे मुझे बताओ, ये जो ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन है किसके लिए लागू है? जब तक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 या 14 से बोलो क्या है? कम है। H2 मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इधर H4। अबे भाई यार मेरे पसीने निकल गए, तो मैं टॉपिक समझा दूंगा, तो तुम मेरे को H2 में 4 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो। 2 होंगे ना, एक हाइड्रोजन में एक, दूसरे में एक। ऐसा मत करो यार, तुम मेरे को किसी ने अटैक दे दोगे, सही बता रहा हूं। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोलो क्लास? इस हाइड्रोजन में एक, उस हाइड्रोजन में एक, तो 2 होंगे यार। तो बोलो Z कितने हैं? 2। बोर्ड पे Z कितने हैं बोलो? 2। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। अब तुम मुझे बताओ, कंफिगरेशन तो यही वाला है, लेकिन सारा लिखने का फायदा नहीं है। क्यों लिखने का फायदा नहीं है? क्योंकि बाकी तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है सर, उतने तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। लिखना चाहो लिख सकते हो, पता है ना क्या लिखना है? अरे यार ये लिख तो दिया मैंने, मान लो, लेकिन आपको पता है कि वो भरने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन्स के पास क्या p ऑर्बिटल होता है? अरे बोलो तो सही, क्या दोनों हाइड्रोजन्स के पास p ऑर्बिटल होता है? नहीं सर, 2s भी नहीं होता, उनके पास 1s ही होता है, बस एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s में। चलिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है सब बच्चे? बोर्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स आप मुझे बताओ सबसे पहले किसमें जाएंगे? सर 1s में। आपको पता है कोई भी s वाली जगह कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख सकती है? 2 को। कहेगा सर ये तो बढ़ गया था। अरे यार बीच का पोर्शन भी है, तो आप मुझे बताओ ना, टोटल तो वो पूरा पोर्शन 4 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 2 रखेगा बीच का और 2 रखेगा बाहर का। तो ध्यान रखना इसमें भी 2 आ सकते हैं बच्चों, बोर्ड पे प्लीज। 1s के बीच वाली जगह पे भी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। बाहर वाली में भी कितने आ सकते हैं? 2। 2s के बीच में भी 2 आ सकते हैं, 2s के बाहर भी 2 आ सकते हैं, px में भी 2 आ सकते हैं, py में भी 2 आ सकते हैं, pz में भी 2 आ सकते हैं। क्योंकि ये बात आप जानते हैं, संजना, ये बात आप जानते हैं कि px में 2, py में 2, pz में 2, 2s में 2, बोलो है कि नहीं? तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, भले ही 2 1s आए हैं, खुशी 2 1s आए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो 4 भर सकते हैं ना, 2 बीच में और 2 बाहर। तो मेरी बात सुनो, हाइड्रोजन के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है? 2। फोकस करने से बच्चों को बोर्ड पे। हाँ भाई इधर स्वास्तिक, हाइड्रोजन के पास H2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलो? 2। और 2 है तो सबसे पहले वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे? बॉन्डिंग वाली जगह को भरेंगे। 2 के बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं जाएगा। सब बच्चे बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2। एंटी बॉन्डिंग कितने? 0।
आपको एक नई चीज सिखाता हूं, एक होता है बॉन्ड ऑर्डर, सुनो जरा, एक होता है बॉन्ड ऑर्डर जिसको BO लिखते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। बताऊंगा इसका क्या मतलब है। भाभी इधर बॉन्डिंग में 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0 हैं, डिवाइड बाय 2 कर दो। बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1 आया। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, इस बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब क्या होता है, जब भी किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 आए समझ जाना उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनने वाला है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आए तो बोलो क्या समझ जाना, डबल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर 3 आए तो ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल स्ट्रेटेजी गाइस, बॉन्ड ऑर्डर 1 आए, 2 आए डबल बॉन्ड, 3 आए ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन ध्यान रखना कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हैं तो पक्का बॉन्ड बनने वाला है। क्यों भाई, अरे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के लिए काम कर रहे हैं और कम इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग वाले कम है, बॉन्डिंग वाले ज्यादा है, बॉन्ड 100% बनेगा। एक काम करते हैं, सेम काम करके देखते हैं किसके लिए, हीलियम 2 के लिए ना। क्वेश्चन आया व्हाई हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट, बच्चों बोर्ड पे। अब मुझे तुम बताओ हीलियम 2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स सब बचे, 4। कुछ कहीं 4 कैसे, 2 इस हीलियम के 2 हीलियम के। अब बताओ 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि दोनों ने ओवरलैपिंग करी होगी, दोनों ने ओवरलैपिंग करी होगी, तो कुछ मैं ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं, आगे भी कुछ है मैंने नहीं लिख रहा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सब बच्चे बताओ कितने हैं, बोलो दोनों हीलियम की 4। पहले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, पहले 2 इसको भर देंगे, बाकी के 2 इसको भर देंगे। मतलब कि हीलियम के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इसके 2 इसके, वो कैसे बाद में रहते हैं, कैसे बाद में रहते हैं 2 हीलियम ओवरलैप करने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। मतलब कि बोल सकते हैं 2 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में। मतलब कि बॉन्डिंग में 2 हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, बोलो 2। तो मेरा जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 2 - 2 बाई 2, क्योंकि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, आंसर आएगा 0। 0 का मतलब बोलो क्या आ जाएगा, नो बॉन्ड। क्या आ जाएगा बोलो, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। और मुझे तुम ये बताओ, मैंने वैसे बोर्ड पे लिख दिया है, लेकिन क्या तुम इसका लॉजिकल एस्पेक्ट मैंने नहीं समझाया थोड़ी देर पहले, मैं डायरेक्ट ये समझाता, नहीं समझ में आता आप लोगों को। लेकिन ये आपको पता लग चुका है कि सर इसके 1s के पास 2 थे, इसके 1s के पास 2 हैं सर, इसके 1s के पास 2 हैं, ये भी हीलियम ये भी हीलियम। सर ओवरलैपिंग के बाद प्रॉब्लम बस ये रह गई कि इस हीलियम के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर भी, तो 2 बॉन्डिंग के लिए काम कर रहे हैं और 2 बॉन्ड नहीं बन पाएगा सर। हाइड्रोजन के केस में, H2 के केस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही होते टोटल, और वो दोनों बॉन्डिंग में मौजूद होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में मौजूद ही नहीं होते, इसलिए H2 एग्जिस्ट करता है बट हीलियम 2 एग्जिस्ट। लेकिन पेपर में क्या आएगा सर, पेपर में क्या आएगा, पेपर में आएगा हीलियम 2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लिख देंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स का, लिख देंगे। अब बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं, कोई एक काम करते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल लें, N2। सब बच्चे आप लोग मुझे बताओ, बचपन में तुम लोगों ने N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अरे क्योंकि एक नाइट्रोजन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। उसको अगर अगले से चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, शेयरिंग 3 की करनी पड़ेगी। कह रहे कुछ नहीं पता ऐसा। क्लास इधर प्रिंस शिवम, N2 में आप लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मुझे बस ये बताओ। क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोलो 5, 1 2 3 4 5। इसके पास भी कितने होते हैं, शेयरिंग तो ऐसे होती है ना, 5 और 3 8 हो गए, इसके भी 5 और 3 बोलो कितने हो गए, 8। तब जाके ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच में बनता है। एक काम करते हैं, अगर N2 मॉलिक्यूल बना होगा, सब बच्चे N2 मॉलिक्यूल बना होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन ये लाया होगा, 7 इलेक्ट्रॉन ये लाया होगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14। फोकस करना, ये भी 7 लाया होगा, ये भी 7 लाया होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 14। क्या 14 के 14 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में घूम रहे होंगे, नहीं सर, कुछ घूम रहे होंगे बीच में, कुछ घूम रहे होंगे बाहर। वो यही जानना चाह रहे हैं कि कितने अंदर घूम रहे, कितने बाहर घूम रहे, कितने अंदर घूम रहे, तो 1s में घूम रहे, 2s में घूम रहे, जो बाहर घूम रहे वो कहाँ घूम रहे, बस वही जानना चाह रहे हैं। कह रहे हमें उसका पैटर्न पता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स बोलो कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, सिग्मा 1s में, फिर बोलो किसमें, सिग्मा स्टार 1s में, फिर बोलो किसमें, सिग्मा 2s में, फिर बोलो किसमें, सिग्मा स्टार 2s में। अब मैं बता रहा हूं ना, पेपर में करने वाली चीज तो यही है। हाँ भाई, जिन बच्चों को मुश्किल लगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये करना सीख लो कि इलेक्ट्रॉन भरने कैसे हैं। जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉन भरने भी आगे काम बन जाएगा भाई, सुन लो सुन लो, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल है, बोलो 14। पहले 2 सब बच्चे बताओ किसमें जाएंगे, बोलो 1s की बॉन्डिंग में, फिर 2 बोलो किसमें हो गए, कितने बोलो 8। कितने हो गए भाई, अब इन दोनों की एनर्जी एक जैसी होती है, दोनों बराबर स्टेबल होते हैं। आयुष 8 इलेक्ट्रॉन यहां तक हो गए, पहले 2 सिग्मा के 1s में, मतलब बॉन्डिंग वाले 1s में, फिर 2 एंटी बॉन्डिंग वाले 1s में। प्रिंस नहीं आ रहा समझ में, फिर 2 2s की बॉन्डिंग में, फिर 2 2s की एंटी बॉन्डिंग में। क्लियर। अब किस में जाएंगे, बोलो p में भरना शुरू होंगे, लेकिन इन दोनों की एनर्जी सेम है, तो बोलो 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद कैसे भरे जाएंगे, आयुष 9वां 10वां, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है। जब एनर्जी बराबर होती है तो किसी को भी पूरा पेड नहीं करना है, जब तक दोनों को एक एक ना मिल जाए। तो 9वां 10वां 11वां 12वां, फिर 13वां 14वां, वो 2 में आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सब में 2 ही जाने, नहीं समझे मेरी बात को। इनमें मैंने एक कुछ कहेंगे सर 2 भर देते तो क्या फर्क पड़ता, बात तो यही थी। अरे यार अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या करते फिर,
अगर 10 होते और आपको मैं ये बोल दूं कि 2 भर देना, तो फिर तो तुम दोनों इसी में भर दोगे, 8 के बाद दोनों इसी में भर दोगे। लेकिन भरना है कैसे बोलो 10 को, 8 यहाँ तक भर के 9वां इसमें और 10वां इसमें, ऐसे भरना है भाई। इसीलिए वो सिंगल सिंगल सिखाया। इन दोनों की एनर्जी इक्वल है, इसके बीच में इक्वल लगाया गया। लक्षित बात समझ में आ गई। अब तुम मुझे बस ये बताओ एक बार काउंट करके, एंटो मॉलिक्यूल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है सना, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने बॉन्डिंग में मौजूद है, बॉन्डिंग में कितने मौजूद है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने मौजूद है, काउंट करो। 2 7, हे भगवान, बॉन्डिंग में कितने हैं 10, कितनों को लगता है 10 है, हैंड रेस करो जल्दी से, बस इतनों को लगता है, बाकी को कितना लगता है जल्दी बताओ। 12 बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल कौन से हैं भाई, जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ, काउंट करना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। मेरे को नहीं समझ में आ रहा काउंट क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग। अरे पी की एंटी बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन जाने ही शुरू नहीं हुए, क्यों नहीं जाना शुरू हुए, अरे पहले पी ऑर्बिटल की कौन सी वाली जगह पर रहेगी, बॉन्डिंग वाली, और पी ऑर्बिटल की बॉन्डिंग वाली में भी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 अंदर और 6 बाहर। कह रहे 6 कैसे चलेगा सर, इसका भी 2p है, इसका भी 2p है, 6 ये लाता है 6 ये लाता है, एक तरीके से बोल सकते हैं ना, एक तरीके से समझो मेरी बात। पहले हमेशा कौन सी जगह भरती है, बॉन्डिंग वाली, कौन सी वाली, अंदर वाली जगह भरती है, बाद में बाहर वाली। तो पहले पी की पूरी अंदर वाली जगह भरेगी, उसके बाद उसकी एंटी बॉन्डिंग की बारी आएगी। तो सबसे पहले आपने भी तो 1s में भी तो ऐसे ही करना, पहले 1s की बॉन्डिंग वाली जगह भरी, बाद में एंटी बॉन्डिंग वाली। और बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जब भी बोलते हो ना, अब इतना दिमाग क्लियर रहना चाहिए, सर बॉन्डिंग वाली बोलते हैं तो सर का मतलब है कि 1s के बीच वाली जगह, फिर सर एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं 1s का तो बाहर वाली जगह, फिर 2s के बीच वाली, फिर 2s के बाहर वाली, फिर 2p की सारी पहले बीच वाली भरेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं। और जब बीच वाली भरेगी तो बीच वाली यही तो है px py और pz, फिर बाहर वाली px py pz, कुछ अंदर होंगे और कुछ बाहर होंगे। तो पहले तो अंदर वाली भरेगी ना पूरी। तो मुझे बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। N2 के 14 इलेक्ट्रॉन्स में से कितने इलेक्ट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस के बीच में हैं, 10। समझ नहीं आ रहा सर। और कितने बाहर घूम रहे हैं, कितने बाहर घूम रहे हैं, 4। अरे बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, अरे सर बहुत बेहतरीन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि 10 बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 4 बिगाड़ने की। बॉन्ड बहुत जबरदस्त बनने वाला है। और आप देखेंगे कि जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो आया 10 - 4 बाई में 2, आंसर आया 6 बाई में 2 3। इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तभी बनेगा जब बॉन्ड ऑर्डर में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग से बहुत ज्यादा होंगे, तभी आंसर 3 आ सकता है। बोलो 2 कब आएगा, सोचो 2 कब आएगा, जब बॉन्डिंग 10 हो एंटी बॉन्डिंग 6 हो, तब आ जाएगा मेरा 2। जब बॉन्डिंग 10 हो एंटी बॉन्डिंग 8 हो, तब मेरा 1 आएगा, तब सिंगल बॉन्ड ही बन पाएगा, उतना मजबूत बॉन्ड नहीं बनेगा। अब समझिए मजबूती का भी असर पड़ रहा है सिंगल डबल ट्रिपल से, समझ नहीं आ रहा लेकिन सर। तो आपको एक बात क्लियर रखनी है भाई, सुनो, टॉपिक पूरा अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि चीजें भी रहती हैं इसके अंदर कि अगर O2 आ गया तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 16। अब 16 के लिए जो पैटर्न है इसमें हल्का सा बदलाव आएगा, टॉपिक यही रहेगा, बिल्कुल माइनर सा बदलाव आएगा कि ये चीज आगे आ जाएगी, वो बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन आप पहले मुझे ना 14 इलेक्ट्रॉन्स तक का ही मामला समझा के दिखाइए कि आपको क्या करना है। वो सुनो, किसी बच्चे को कुछ समझ में आया हो चाहे ना आया हो, एक बात बहुत कंफर्म्ड समझ में आनी चाहिए, वो बता रहा हूँ इसमें। बाकी सारा आ गया बहुत बढ़िया है, नहीं आया आधा अधूरा आया तो पेपर के लिए क्या याद करना है, पेपर के लिए कुल मिला के सब बच्चों को ये बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे मुंह जबानी रटा हुआ होना चाहिए भाई, बिल्कुल ऐसे जबरदस्त तरीके से याद होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। समझ लो सब बच्चे मैं क्या कह रहा हूं भाई, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये बिल्कुल आपको जबरदस्त तरीके से याद होना चाहिए। पहले तो ये याद होना चाहिए, बोलो क्या दोबारा बोलो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर 2px 2py 2pz है, लेकिन 2 ऑर्बिटल पाई के साथ रहेंगे क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, और एक की बोलो क्या होगी, हेड टू हेड। तो ये पीके हो गए सारे, और फिर पीके सेम तरीके से एंटी बॉन्डिंग में लगा देना। लेकिन अगर किसी को समझना है कि सर ये एग्जैक्टली है क्या माजरा, ये जो आपने 1s लगाया फिर स्टार लगा दिया, फिर 2s लगाया फिर स्टार लगा दिया, सर तो कुल मिला के आज की क्लास में मैंने ये सिखाने की कोशिश करी है आपको कि जब भी 2 एटम्स क्या करते हैं, बोलो ओवरलैपिंग करते हैं, तो 2 1s आते हैं, 2 2s आते हैं, 2 2p's आते हैं। आगे इसमें ज्यादा बड़ा जाता नहीं है, 3p तक नहीं जाता, बस 2p तक ही समझना होता है ये केस। बच्चों इधर बैकपैक मत करो, रुको। 2 1s आते हैं, 2 2s आते हैं, और 2 बोलो क्या आते हैं, 2p's आते हैं। और जब ये ओवरलैपिंग होती है तो दोनों 1s की ना कुछ जगह अंदर वाली रहती है और कुछ जगह बाहर वाली। और सर अंदर वाली जगह बॉन्डिंग के लिए काम करने लगती है और बाहर वाली जगह एंटी बॉन्डिंग। मैं आपको लॉजिक बता चुका हूं ऐसा क्यों है, और मेरे को लगता है ये समझ में आना भी चाहिए। इतना मुश्किल मामला नहीं था कि बीच वाले बॉन्डिंग के लिए क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन, बच्चों फोकस करिएगा बिल्कुल, जितने भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में रहेंगे वो सर न्यूक्लियस को नजदीक खींचेंगे, और जो बाहर रहेंगे वो इन बीच वालों को भगाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बोला अंदर वाली जगह बॉन्डिंग के लिए काम करेगी, बाहर वाली जगह एंटी बॉन्डिंग।
इलेक्ट्रॉन से पूछो, बताओ 1s के बीच में जाना पसंद करोगे पहले, दोनों न्यूक्लियस के बीच में जाना पसंद करोगे बाहर? तो कहेंगे हम बीच में जाएंगे। बीच में क्यों जाएंगे? क्योंकि न्यूक्लियस बैठे हैं वहां पर दोनों तरफ। बोला है कि नहीं? तो सबसे पहले कौन सा वाला पोर्शन भरना स्टार्ट होता है? सबसे पहले कौन सा पोर्शन भरना स्टार्ट होता है? 1s का अंदर वाला। फिर उसके बाद कौन भरेगा बच्चों? बच्चों बोर्ड पे, फिर उसके बाद कौन भरेगा? 1s का बाहर वाला, फिर 2s का, फिर 2s का अंदर बाहर वाला। समझ रहे हो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बॉन्डिंग वाली जगह, एंटी बॉन्डिंग वाली, फिर 2s की बॉन्डिंग वाली जगह, फिर 2s की। कहां से मुश्किल है? फिर जब दोनों के p ऑर्बिटल्स मर्ज हुए तो कुछ p ऑर्बिटल अंदर है और कुछ p ऑर्बिटल बाहर है। पहले कौन से ऑर्बिटल भरेंगे? अंदर वाले, बॉन्डिंग वाले, जिनके पास स्टार नहीं लगा हुआ। बाद में कौन से भरेंगे? एंटी बॉन्डिंग वाले। और ये मैंने पाई और सिग्मा क्यों लगाया? क्योंकि सर px py pz ओवरलैपिंग करते हैं ना, सो px py pz में से कोई एक ही हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, बाकी दो साइडवेज। तो मान लो जेड ने हेड टू हेड करा, बाकी दोनों क्या करा? साइडवेज। और जिन्होंने साइडवेज करा उनकी एनर्जी एक जैसी थी, इसलिए उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरेगा, जैसे मैंने आपको भरना सिखाया। तो मुझे सब बच्चे बताओ, ये पैटर्न समझ में आ गया आप लोगों को? जिस बच्चों को कुछ भी नहीं आया ना, उसको ये रटना है बिल्कुल बढ़िया जबरदस्त तरीके से। जिसको आ गया उसको टेंशन लेनी नहीं है, जिसको नहीं आया उसको बिल्कुल भयंकर तरीके से इसको याद कर लेना है। हो गया याद? अब सुनो, उसके बाद आपको जब भी इलेक्ट्रॉन भरने को आएंगे, जैसे N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बंटवारा करेंगे, कैसे भरना शुरू होंगे? पहले 2 किस में जाएंगे? 1s में, फिर 2 इसमें, 4 5 6 7 8 8 हो गए। फिर 9वां 10वां, इनकी एनर्जी बराबर है तो एक एक जाएगा पहले। फिर 11वां 12वां, बच गए हैं तो बाहर डाल देंगे। फिर 13वां 14वां। नहीं आया समझ? कल को जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ऑक्सीजन का 16 ना, 16 ऐसे समझ लेना, 14 यहां तक हो गए, 15वां 16वां, 15वां। बस लॉजिकली बात कर रहा हूं, क्लास 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 बोर्ड पे। मैं तुम्हें O2 सिखाने वाला हूं। तुम्हें याद है O2 के अंदर डबल बॉन्ड बनता था, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, याद करो। इसके पास भी 6 होते हैं, 6 होते तो उसको 2 ही चाहिए शेयरिंग के लिए, इसको भी 2 ही चाहिए, तो 2 चाहिए तो डबल बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? बोलो डबल बॉन्ड। हाँ भाई समझना, यहाँ पर समझना। तो यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भर गए थे, 14 यहाँ तक भर गए, तो 15वां यहाँ जाएगा, मान लो 16वां यहाँ जाएगा। तो 15वां इसमें गया, 16वां इसमें गया। सब बच्चे बॉन्डिंग में फिर भी कितने रहेंगे? 10। बॉन्डिंग में कितने रहेंगे? 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे? क्योंकि सर एंटी बॉन्डिंग में पहले 4 थे, लेकिन अब अगले 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं एंटी बॉन्डिंग में, तो कितने हो जाएंगे? बोलो 6। अरे नहीं समझे बात को? O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फालतू होंगे? 2 ही तो फालतू होंगे, 16 हो जाएंगे ना। 14 की बजाय कितने हो जाएंगे? 16। 14 तक यहाँ तक भर गया था, मगर 15वां यहाँ जाएगा, 16वां यहाँ जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हो जाएंगे? 6। बॉन्डिंग वाले फिर भी कितने रहेंगे? 10। तो 10 माइनस 6, तनिष्का नहीं आ रहा समझ में? 10 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, 4/2, यानी कितना? 2। डबल बॉन्ड O2 का। नहीं आया समझ? हालांकि थोड़ा पैटर्न में चेंज आता है, वो सिखाऊंगा, लेकिन आप मुझे बस ये बताओ, कुल मिला के जिस बच्चे को क्या 2 बातें आ गई? हाँ भाई, एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया और एक इसको भरना आ गया। क्लास तो यही है बस। पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है वो इतना आने वाला है, N2 मॉलिक्यूल की मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिख दो और मुझे उसके बॉन्ड ऑर्डर बता दो, मुझे उसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बता दो। ये मामला जिसको करना आता है उसको मिल गए नंबर। अब उसको जो कुछ ना पता हो कि क्या स्टार का मतलब क्या है, चाहे वैसे का मतलब है, पेपर में नंबर मिल जाएगा। लेकिन मेरा टारगेट वो नहीं कि आपको पेपर में नंबर मिले, पहले आपको समझना है कि ये है क्या मैटर। वो आ गया नंबर वैसे आ जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, Be2 का मैं अगर आपको दूं तो कर लोगे अब घर पे? Be2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलो बच्चों? बेरिलियम 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलो? बेरिलियम के पास होते हैं बच्चों कितने? 4। तो टोटल 8 हो गए। अरे टोटल 8 हो गए ना। तो एक Be2 का अगर मैं आपको बोलूं और एक बोरोन 2 का बोलूं तो बना लेंगे भाई? तो Be2 में कितने हैं बोलो? 8, और बोरोन 2 में कितने हैं? 10। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बटेंगे? वो भरने आगे। और बोरोन 2 में 10 हैं, 10 भर लोगे? अच्छा, कौन सा इनमें से एग्जिस्ट नहीं करेगा? सोच के बता सकते हो? Be2 वाला। Be2 में 8 हैं, 8 हैं, 2 2 2 2, 4 गए बॉन्डिंग में, 4 गए एंटी बॉन्डिंग में, 2 1s के अंदर, 2 2s के बाहर, 2 2s के अंदर, 2 2s के बाहर, 4 बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। Be2 एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ गया? बोरोन 2 करेगा, क्योंकि सर 8 यहां तक भरेंगे, 9वां इसमें, 10वां इसमें, 9वां इसमें, 10वां इसमें, तो 9वां इसमें, 10वां इसमें, तो थोड़ा बॉन्डिंग वाले हमारे हो जाएंगे 6, एंटी बॉन्डिंग वाले 4, सर मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क है और मुझे बस ये बताओ तुम्हें ये पैटर्न बनाना आ गया कि नहीं आ गया? पढ़ के आना है, नेक्स्ट क्लास में वीडियो अपलोड हो जाएगी आप लोगों की, PDF भेज रहा हूँ, पढ़ के आना, बिना पढ़े मत आना, ठीक है? जाओ।